नमस्ते और इंडिया स्टेट स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा चलाया जाता है। रियासतों का विलीनीकरण हम सब जानते हैं, एक मुश्किल प्रक्रिया थी जिसके चलते नए राज्य 4 प्रशासनिक श्रेणियों पार्ट ए, बी, सी और डी में बढ़ गई। यह सीरीज मुख्य 3 कैटेगरी यानी पार्ट ए, बी और सी पर गौर करती है। पहले कुछ एपिसोड में हम भाग ए के अंतर्गत आने वाले राज्यों और उन्हें बनाने वाली रियासतों के विलय का पता लगाएंगे। मतलब वे राज्य जिनकी रियासतों को उनके संबंधित ब्रिटिश प्रांतों में मिला दिया गया था। इसमें सभी प्रकार की रियासतें शामिल थीं, जैसे कि बड़ौदा, कोल्हापुर जैसे बड़े राज्यों से लेकर संदूर जैसे छोटे और कम जाने पहचाने राज्य और गुजरात और उड़ीसा के छोटे राज्य। राज्यों के अधिकांश विलय समझौतों को, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के विलय समझौतों को एक तरह से प्रमाण बना के तैयार किया गया था और उनका प्रशासन प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। आइए अगले 11 एपिसोड में इनमें से प्रत्येक राज्य और राज्य समूहों की कहानी को अधिक विस्तार से सुनते हैं। ये सारे एपिसोड हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित हैं। इन आर्टिकल की मदद से हमने ये चर्चा तैयार की है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। तो जैसा हमने सुना, पार्ट ए राज्य वो थे जहां रियासतों को ब्रिटिश प्रांतों में मिलाया गया। आजादी के ठीक बाद के भारत की कल्पना कीजिए। नक्शा तो बन रहा था, पर उसमें रियासतों के न जाने कितने टुकड़े बिखरे हुए थे। आज हम खास तौर पे पूर्वी भारत को देख रहे हैं, जहां अकेले उड़ीसा में ही आप सोचिए 26 अलग अलग रियासतें थीं। इन सबको एक साथ लाना मतलब कितना पेचीदा काम रहा होगा। तो आज हम इसी कहानी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि कैसे ये 26 रियासतें, जो साइज में, शासन में, इतिहास में सब एक दूसरे से बहुत अलग थीं, आखिर भारत का हिस्सा कैसे बनी। हमारा मकसद है इस पूरी प्रक्रिया को समझना, चुनौतियां क्या थीं, बातचीत कैसे हुई और वो कौन से अहम मोड़ थे जिन्होंने आज के उड़ीसा को और हाँ, बिहार के भी कुछ हिस्सों को शक्ल दी। ये उन सब के लिए है जो भारत के एकीकरण की इस कहानी को, इस अहम कड़ी को थोड़ा और करीब से जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन 26 उड़ीसा रियासतों से। इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ए क्लास की 11, बी क्लास की 12 और सी क्लास की 3। सुनने में तो ये ABC लगता है, पर क्या इनका कोई असली मतलब भी था? और विविधता तो जबरदस्त ही। एक तरफ सबसे बड़ी रियासत मयूरभंज, करीब 4000 वर्ग मील और आबादी लगभग 10 लाख, और दूसरी तरफ कुछ बेहद छोटी रियासतें भी। नहीं था, ये सीधे सीधे उनके अधिकार क्षेत्र, उनकी स्वायत्तता के स्तर को दिखाता था। खासकर ब्रिटिश राज के तहत उनके रिश्ते कैसे थे, ये तय करता था। मतलब ए श्रेणी वालों को अंदरूनी मामलों में ज्यादा छूट थी, जबकि सी वाले लगभग सीधे ब्रिटिश निगरानी में थे। अंग्रेजों के लिए ये एक तरह से प्रशासन का तरीका था। और जैसा आपने कहा, विविधता तो बहुत ही ज्यादा थी। कुछ शासक अपना वंश राजपूत तीर्थयात्रियों से जोड़ते थे, तो कुछ स्थानीय आदिवासी प्रमुखों के वंशज थे। इतिहास देखें तो ज्यादातर पहले मुगलों, फिर मराठों के अधीन रहे। फिर वो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। उसके बाद अंग्रेजों का असर बढ़ा और 1888 तक आते आते उन्हें औपचारिक रूप से शासक मान लिया गया। मयूरभंज का मामला थोड़ा अलग था। वो 18वीं शताब्दी में मराठा प्रभाव में था और 1829 में ब्रिटिश संरक्षित राज्य बना। और भूगोल, वो तो और भी उलझावा था। जिक्र है कि ये रियासतें उड़ीसा प्रांत के बीच में ऐसे फैली हुई थीं कि प्रांत खुद ही 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ लगता था। वाकई एक जिगसॉ पजल जैसा नजारा है ना, जैसा दक्कन, गुजरात, राजपुताना में भी दिखता था। इससे तो मतलब प्रशासन चलाना कितना मुश्किल होता होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। प्रशासनिक कमजोरियां तो थी ही। कई रियासतों में तो लंबे समय तक वो माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन चला, मतलब शासक नाबालिग थी और प्रशासन अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में। इससे हुआ ये कि स्थानीय शासन व्यवस्था मजबूत ही नहीं हो पाई। ऊपर से इन रियासतों का छोटा आकार और संसाधन भी बहुत सीमित थे, तो इनके बूते पर कोई आधुनिक प्रशासन चलाना या एक जिम्मेदार सरकार बनाना ये लगभग नामुमकिन था। VP मेनन ने अपनी किताब में कुछ बड़े दिलचस्प बल्कि चिंताजनक किस्से बताए हैं। कहीं कहीं जब कोशिश हुई जिम्मेदार सरकार देने की, तो शासकों और मंत्रियों ने मिलकर राज्य का पैसा ही आपस में बांट लिया। एक जगह तो सरकारी दफ्तर ही बंद कर दिए गए। तो असलियत ये थी कि ज्यादातर राज्यों में वही पुरानी शैली की तानाशाही चल रही थी। कहीं कहीं बस लोकतंत्र का दिखावा था।
इससे राजनीतिक गतिरोध बना हुआ था। इस पूरी उलझी हुई स्थिति को संभालने के लिए अंग्रेजों ने भी तो कुछ किया होगा। दस्तावेज में ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी का जिक्र आता है, जो 1933 में बनी थी। हाँ, बिल्कुल। ये अंग्रेजों की तरफ से एक प्रशासनिक कोशिश थी। इसका मकसद था ओडिशा और छोटा नागपुर इलाके की करीब 40 रियासतों को एक साथ लाना, एक प्रशासनिक इकाई के तहत। खासकर जो छोटी और आर्थिक रूप से कमजोर रियासतें थीं, उन पर बेहतर नियंत्रण रखना और उनके अंदरूनी मामलों का मैनेजमेंट करना। ये एक तरह से अंग्रेजों के लिए इन राज्यों से डील करने का ज्यादा व्यवस्थित तरीका था, ताकि कोई बड़ी अस्थिरता ना फैले। अधिकारी अक्सर दखल देते थे इनके मामलों में। अच्छा, फिर आया 1947, सत्ता का हस्तांतरण, और इसके साथ ही माहौल तेजी से बदला होगा। रियासतों में जिम्मेदार सरकार की मांग उठने लगी होगी और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ने लगी होगी, जैसा कि बताया गया है। और ये वो इलाका था जहां, जैसा स्रोत बताते हैं, राजनीतिक चेतना उतनी ज्यादा नहीं थी। आबादी का एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का था और कोई मजबूत राजनीतिक संगठन भी नहीं था। बिल्कुल। और इसी माहौल में कुछ शासकों पर ये आरोप भी लगे कि वो स्थानीय राजनीति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वो हीराकुंड बांध परियोजना के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, कहा गया कि कुछ शासक उसे हवा दे रहे थे। इसे नई भारत सरकार राष्ट्र विरोधी मानती थी। और इसी उथल-पुथल के बीच अगस्त 1947 में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों के शासकों ने मिलकर अपना एक संगठन बना लिया, ईस्टर्न स्टेट्स यूनियन। कोशिश थी कि मिलकर अपनी पहचान, अपनी सत्ता बचा सकें, लेकिन ये कोशिश शुरू से ही कमजोर थी। इस यूनियन में शामिल राज्यों में न कोई भाषा की एकता थी, न जाति की, न ही कोई भौगोलिक जुड़ाव था। इसे सही ही कहा गया शासकों की ट्रेड यूनियन। न कोई पक्का आय का जरिया, न जनता का समर्थन। सच तो यह है कि कई शासक ब्रिटिश सुरक्षा हटने के बाद अचानक अपनी प्रजा की राजनीतिक इच्छाओं का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो फिर भारत सरकार ने इस स्थिति से कैसे निपटा? शुरुआत में तो एक संपर्क अधिकारी, लियाजॉन ऑफिसर नियुक्त किया गया था, जिससे बाद में रीजनल कमिश्नर बनाया गया। लेकिन लगता है बात इससे बनी नहीं। हाँ, स्थिति थोड़ी हाथ से निकलती जा रही थी। सांप्रदायिक तनाव की भी खबरें थीं और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद मोर्चा संभाला। दिसंबर 1947 में वो कटक गए उड़ीसा में, और नागपुर भी गए मध्य प्रांत में, और शासकों से सीधी बात की। पटेल का क्या रुख था? उन्होंने क्या कहा शासकों से? पटेल का तर्क बिल्कुल साफ और दो टूक था। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं, अपने कम संसाधनों के साथ ये ना तो आधुनिक प्रशासन चला सकती हैं और न ही सही मायने में एक जिम्मेदार सरकार दे सकती हैं। उन्होंने शासकों को समझाया भी और एक तरह से चेतावनी भी दी। कहा कि अगर आप लोग विलय के लिए राजी नहीं होते हैं तो हो सकता है आपकी अपनी प्रजा ही आपके खिलाफ उठ खड़ी हो, और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार आपकी मदद नहीं कर पाएगी। उन्होंने उस ईस्टर्न स्टेट्स यूनियन को फौरन भंग करने पर जोर दिया। कहा कि इसका कोई लॉजिकल, कोई भौगोलिक आधार ही नहीं है। उनका संदेश एकदम साफ था, जो उड़िया भाषी राज्य हैं उन्हें उड़ीसा प्रांत में मिलना चाहिए। वीपी मेनन, जो उस समय राज्यों के मंत्रालय के सचिव थे, उन्होंने भी शासकों से बातचीत में यही लाइन दी और विलय न करने के गंभीर परिणाम बताए। यहाँ तक कि ये भी कहा कि भारत सरकार सीधे प्रशासन संभाल सकती है। यानी एक तरफ समझाना, दूसरी तरफ थोड़ा दबाव भी। तो इसका नतीजा क्या निकला? क्या शासक मान गए? और आखिरकार शासक विलय के लिए मान गए। इसमें धैनकनाल के राजा का फैसला काफी अहम माना जाता है। कहते हैं कि उनके मानने के बाद दूसरों के लिए भी इनकार करना मुश्किल हो गया। तो नतीजा ये हुआ कि जो बी और सी श्रेणी के राज्य थे, उन्होंने 14 दिसंबर 1947 को विलय समझौते पर दस्तखत कर दिए। ए श्रेणी के राज्यों ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, जिनमें पटना, कालाहांडी, क्योंझर जैसे बड़े राज्य थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी साइन कर दिए। लेकिन क्या सभी राज्यों का विलय इतनी आसानी से हो गया? कुछ पेचीदा मामले भी तो थे, जैसे मयूरभंज का जिक्र आता है और सरायकेला खरसावां का भी। हाँ, बिल्कुल। कुछ मामले वाकई काफी उलझे हुए थे और उन्हें अलग से सुलझाना पड़ा। पहला तो मयूरभंज। ये सबसे बड़ी रियासत थी और शुरुआत में विलय से अलग रही। महाराजा का तर्क था कि भाई, हमने तो अपने राज्य में जिम्मेदार सरकार बना दी है। लेकिन ये प्रयोग सफल नहीं हुआ। साल भर के अंदर ही वहां के मंत्रियों पर आरोप लगे कि उन्होंने राज्य को वित्तीय रूप से लगभग दिवालिया कर दिया है।
आखिरकार महाराजा ने खुद भारत सरकार से अनुरोध किया कि हमें उड़ीसा में मिला लिया जाए, और ये समझौता हुआ अक्टूबर 1948 में। यहाँ एक और मुश्किल थी, वहाँ की आदिवासी आबादी का एक हिस्सा बिहार में विलय चाहता था। इसका विरोध भी हुआ था। अच्छा, और पटना का क्या? वो भी तो ए श्रेणी का प्रमुख राज्य था। हाँ, पटना। इसके शासक पर राजनीतिक साजिशों में शामिल होने के आरोप थे, जैसे वो हीराकुंड बांध विरोधी आंदोलन को कथित तौर पर बढ़ावा देना। वो शुरू में विलय के सख्त खिलाफ थे और दूसरे शासकों के साथ मिलकर वो यूनियन बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरदार पटेल और वीपी मेनन के दृढ़ रुख और दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा और विलय पत्र पर दस्तखत करने पड़े। और सरायकेला और खरसावां, इनकी कहानी क्या थी? इनकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही अलग थी। ये चारों तरफ से बिहार के सिंहभूम जिले से घिरे हुए थे। इस वजह से उड़ीसा और बिहार दोनों ही इन पर अपना दावा कर रहे थे। ये एक बड़ा विवाद बन गया था। वीपी मेनन ने इसमें मध्यस्थता की। काफी विचार विमर्श के बाद भौगोलिक निकटता और वहां की आदिवासी आबादी के बहुमत की इच्छाओं को देखते हुए, जो बिहार के साथ जाने के पक्ष में बताई गई, मई 1948 में ये फैसला हुआ कि इन दोनों रियासतों को बिहार को सौंप दिया जाए। तो आखिर में तस्वीर ये बनी कि सरायकेला और खरसावां को छोड़कर बाकी सभी उड़िया भाषी रियासतों का विलय ओडिशा प्रांत में हो गया। और ये पूरी प्रक्रिया, जैसे बताया गया, 1 जनवरी 1949 तक पूरी हो गई। ये बात भी काफी दिलचस्प है कि उड़ीसा रियासतों के विलय का ये जो तरीका अपनाया गया, वो बाद में दूसरी रियासतों के समूहों के एकीकरण के लिए एक मॉडल या मिसाल बन गया। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। लेकिन विलय के साथ एक और अहम पहलू जुड़ा था, वो था प्रिवी पर्स का। हाँ, प्रिवी पर्स, ये शासकों को दी जाने वाली एक सालाना रकम थी। इसके पीछे क्या सोच थी? क्या ये सिर्फ एक मुआवजा था उनके राज्य छीनने का? इसे सिर्फ मुआवजा कहना शायद पूरी बात नहीं होगी। तर्क ये दिया गया कि ये शासकों के लिए एक तरह का प्राथमिक न्याय था या एक प्रतिदान, मतलब क्विड प्रो क्वो था। सोचिए, वो स्थायी रूप से अपना राज्य, अपनी सत्ता, अपनी आय के स्रोत, सब कुछ भारत सरकार को सौंप रहे थे। तो प्रिवी पर्स एक तरह से उस समझौते का हिस्सा था जिसके तहत वो शांतिपूर्वक विलय के लिए तैयार हुए। इसे तय करने के लिए एक फॉर्मूला अपनाया गया जिसे ईस्टर्न स्टेट्स फॉर्मूला कहा गया, क्योंकि ये इन्हीं पूर्वी राज्यों के विलय के संदर्भ में बना था। शासकों ने शुरू में ज्यादा रकम की मांग भी की थी, लेकिन सरदार पटेल इस पर बहुत दृढ़ थे। उनका मानना था कि प्रिवी पर्स की रकम इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि भविष्य में जनता पर बोझ लगे या आलोचना का कारण बने। ये एक रणनीतिक कदम भी था, शासकों को विलय के लिए राजी करने का एक जरूरी जरिया। अच्छा, तो ये सिर्फ एक वित्तीय लेन देन नहीं था, बल्कि ये विलय प्रक्रिया को सफल बनाने का एक साधन भी था। जाहिर है, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रकम मिली होगी। हाँ बिल्कुल, रकम राज्य के आकार, उसके राजस्व और उसके महत्व के आधार पर अलग अलग तय की गई थी। जैसे मयूरभंज को सबसे ज्यादा रकम मिली, सालाना 3,27,400 रुपए, जबकि सबसे छोटी रियासत थी तिगिरिया, उसे सबसे कम सालाना 11,200 रुपए। पटना जैसी प्रमुख ए श्रेणी रियासत को लगभग 2.5 लाख रुपए सालाना मिले, और जैसा हमने पहले बात की, सरायकेला सालाना 88,900 रुपए और खरसवां सालाना 33,000 रुपए जो बिहार में शामिल हुए, उनके लिए भी प्रिवी पर्स तय किए गए थे। तो ये थी उड़ीसा की उन 26 रियासतों के भारत में विलय की कहानी। एक ऐसी प्रक्रिया जिसने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ा और एक एकीकृत प्रशासनिक इकाई बनाई। ये कहानी बताती है कि कैसे प्रशासनिक जरूरतें, लोगों की बदलती हुई उम्मीदें और नई दिल्ली में बैठी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और बातचीत की रणनीति, इन सब ने मिलकर पूर्वी भारत के नक्शे को एक नया रूप दिया। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। निश्चित रूप से ये कहानी सिर्फ जमीन के टुकड़ों को जोड़ने भर की नहीं है। ये उस प्रशासनिक अराजकता और अव्यवस्था पर काबू पाने की भी कहानी है। उड़ीसा का अनुभव वाकई में एक मिसाल बना। इसने दिखाया कि सैकड़ों रियासतों को भारतीय संघ में कैसे शामिल किया जा सकता है। इसने ये भी दिखाया कि राष्ट्रीय एकीकरण के बड़े लक्ष्य के लिए कैसे शासकों के व्यक्तिगत हितों और देश की व्यापक जरूरतों के बीच एक संतुलन बनाना पड़ा। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है सरदार पटेल और वीपी मेनन द्वारा अपनाई गई रणनीति। उसमें समझाना बुझाना भी था, तर्क देना भी था और जरूरत पड़ने पर कड़ा रुख अपनाना और दबाव बनाना भी शामिल था। इसी व्यावहारिक नजरिए ने इस बेहद मुश्किल काम को संभव बनाया। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
कल्पना कीजिए कि अगर वो ईस्टर्न स्टेट्स यूनियन, जिसे शासकों ने बनाने की कोशिश की थी, वो किसी तरह सफल हो जाता, या अगर मयूरभंज का विलय ना होता, या सरायकेला और खरसावा का फैसला स्थानीय इच्छाओं या किसी और आधार पर अलग तरह से होता, तो आज पूर्वी भारत का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य कैसा नजर आता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।